हालांकि मुझे, क्योंकि इन लोगों ने पहले इन लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेरे पास 40 मिनट्स है, तो कोशिश करूंगी 40-45 मिनट्स में मेरी बात खत्म हो, है ना। लेकिन मतलब वो एक्सटेंड कर भी सकती है, तो देखते हैं, क्योंकि पहले से बहुत क्लियर कट नहीं सोचा जा सकता। लेकिन हाँ, मैं वाइंड अप करने की पूरी कोशिश करूंगी। नहीं, वो ठीक है। कुछ क्वेश्चन आंसर के लिए भी हम टाइम रखेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे कि हम 12 बजे तक, बहुत हुआ तो 12:15 कर लेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम टाइम पर शुरू कर लें। हाँ, तो इसीलिए आई थिंक शी इज गोइंग टू स्टार्ट। Yes, ma'am. We can start. Jai Bhim, Jai Savitri. Good morning, all. Am I audible? Yeah. Oh, okay. Awake, arise, and educate, smash traditions, and liberate. This is a quote by Savitri Bai Phule, who is considered to be the pioneer of Indian feminist movement and who founded India's first school for girls along with her husband, Jyotiba Phule. We are living in a time where the works of Dalit Bahujan writers were excluded from the mainstream society or syllabus. So, our topic, Savitribai Phule's literature and her relevance in contemporary time, और सावित्रीबाई फूले का साहित्य और वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता itself has importance in the current world. We are honored to have Dr. Rajni Disodia ma'am as our speaker. She is also a faculty of our college from Hindi department. She completed her master's in Hindi, B.Ed, MPhil and PhD from Delhi University. She has also penned Charpe storybook and Kahani Bahut Purani Hai, a poetry book. Her works also published in Hans, Kathadesh, Skrikal, Dalit Asmita, etc. With all respect and love, I would like to welcome Rajni ma'am to our session and welcome everyone for an insightful talk. Thank you, ma'am. You can start. हेलो। हाय मैम। क्योंकि हम, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था, अगर कुछ स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो बातचीत करने में मजा आएगा और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल इधर उधर की बातों में ना जाते हुए हम सीधा अपनी बात पर आते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये बात है लगभग 2011 की। 2011 3 जनवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में पहली बार सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई थी, है ना। तो वो टाइम था जिस समय में बहुत कम लोग ये जानते थे, मतलब उनका नाम सुना था, लेकिन उनकी क्या राइटिंग्स हैं, उन्होंने क्या किया है समाज के लिए, लोगों के लिए, उसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। आज 2011 के बाद हम 2022 में मिरांडा हाउस में सावित्रीबाई फूले की जयंती के उपलक्ष्य में हम कुछ बातचीत कर रहे हैं, उनके काम को, उनकी राइटिंग्स को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन 11 सालों में बहुत कुछ बदला है। इन 11 सालों में एकदम मतलब काफी परिवर्तन आया है सावित्रीबाई फूले को लेकर। समाज में जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, वो काफी पैदा हुई है। तो सबसे पहले इसी पॉइंट से शुरू करते हैं, इसी बात से शुरू करते हैं कि क्यों जरूरी है। अभी अंशा अशरफ ने अपनी जब इंट्रोडक्शन दिया तो उसने एक बात कही। उसने कहा कि जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम है या मेन स्ट्रीम जो आपका मतलब जो सत्ता है, या कुछ भी कहिए आप उसको, तो बहुत सारे ऐसे दलित बहुजन आइकन्स हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे जिन्होंने डिफरेंट अलग अलग एरियाज में बहुत सारा काम किया है, लेकिन उनका नाम हमें लंबे समय तक दिखाई नहीं दिया। तो ये नहीं दिखाई देने की भी क्या वजह है और इससे नुकसान क्या है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो, असल में होता क्या है कि कोई भी देश, जब वो भारत जैसा देश हो, बहुत बड़ा, वो बहुत विशाल बड़ा देश, ऐसे देश को बनाने में, उसको आज 2020-22 तक पहुंचाने में लंबी एक जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा में उस देश के जो तमाम तबके हैं, तमाम वर्ग हैं, तमाम जातियां जनजातियां जो हैं,
जो तमाम जो धर्म और संप्रदाय के जो लोग हैं, सभी किसी अपने देश को बनाने में, उसको खड़ा करने में अपना खून पानी मिट्टी लगाते हैं, है ना। कोई भी देश ऐसे नहीं बनता है, तो उसको बनाने में सारे तबके, सारे वर्ग, सारी जातियां, सारी जनजातियां काम करती हैं। लेकिन अगर ऐसे ही भारत को भी बनाने में तमाम लोगों ने अपना योगदान दिया, अपनी भूमिका अदा की, अपने अपने समय में जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। लेकिन जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, है ना, हमारे इतिहास को इस प्रकार से लिखा गया, इस तरह से लिपिबद्ध किया गया, मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि डॉक्यूमेंटेशन जो किया गया, ये डॉक्यूमेंटेशन का काम जिनका था, क्योंकि इतिहास लेखन एक बड़ा टर्म है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन का काम जिनका था, जिन्होंने लिपिबद्ध करना था, उन्होंने उस तमाम चीजों को इस तरह से लिपिबद्ध किया कि एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत सारे बहुजन जो संप्रदाय हैं, जो लोग हैं, जो वर्ग हैं, जो तबके हैं, वो ये महसूस करते हैं कि हम जैसे किसी किराए के घर में रहते हैं, इस घर को बनाने में हमारा तो कुछ लगा ही नहीं है ना। तो एक अटैचमेंट वो मिस करते हैं, है ना। उनको ऐसा लगता है कि क्या हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना, जो सम्मान की भावना उनमें आनी चाहिए कि ये मेरा भी उतना ही देश है जितना किसी और का है। तो इसमें और दूसरा नुकसान क्या होता है कि कुछ समाजों का, कुछ वर्गों का, कुछ जातियों का इतना ज्यादा नाम लिया जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि पूरा देश हमारा ही है और हम जैसे चाहे इसे चला सकते हैं। तो ये एक गड़बड़ होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी देश के इतिहास में जिन भी लोगों ने अपनी जो भी भूमिका निभाई, उनको याद करना चाहिए, उन पर बात करनी चाहिए। और ये किसी भी स्वस्थ समाज के लिए, किसी भी स्वस्थ राष्ट्र के लिए, किसी भी स्वस्थ देश के लिए, उसके वर्तमान जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो यहां से हम अपनी बात करते हैं। हालांकि आप जब YouTube पर सर्च करेंगे सावित्रीबाई फूले के बारे में, आपको बहुत कुछ मिलेगा, हम उन बातों में नहीं जाएंगे, है ना। वो कहाँ पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट चलाए, ये तमाम बातें आपको जो गूगल प्लेटफॉर्म है वहां पर मिलेंगे। हम बात करेंगे आज उनके साहित्य पर, है ना। क्योंकि सावित्रीबाई फूले ऐसे कोई बहुत बड़ी साहित्यकार नहीं थी, है ना। जिस तरह से आज हम साहित्यकारों की बात करते हैं उस तरह से, क्योंकि वो बेसिकली क्या थी, वो एक्टिविस्ट थी, वो सक्रिय समाज सुधारक थी। और समाज में जो कहते हैं ना आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन जो बड़े समाज सुधारक होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपनी बातें, है ना, अपने भाषण में, अपने निबंधों में, अपने पत्रों में, वो अपनी जो वो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो करना चाहते हैं, जो करना चाहिए, है ना, वो एक अपनी जो सोच समझ विचारधारा है उसको अपने लेखन में, अपनी बातों में लेकर आते हैं। तो बहुत लंबे समय तक तो क्या था, क्योंकि सावित्रीबाई फूले वो महाराष्ट्र की थी, उन्होंने जो भी साहित्य लिखा या जो भी कहा वो मराठी में था, तो बहुत लंबे समय तक तो हम अनभिज्ञ थे। अभी ये पिछले समय, ये एक किताब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, सावित्रीबाई रचना समग्र, है ना, ये हिंदी में अनुदित होकर आई, लगभग मेरे ख्याल से 4 या 5 साल हुए होंगे। एक मराठी लेखक हैं शेखर पवार जी, उन्होंने इसका अनुवाद किया। और रजनी तिलक, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, तो रजनी तिलक ने इसका संपादन किया। और इसमें हमें उनकी लगभग 30 से 35 कविताएं मिलती हैं, है ना। और उसके अलावा उन्होंने एक जो ज्योतिराव फूले हैं उनकी काव्यात्मक जीवनी लिखी, तो उनके पूरे जीवन का इतिहास जो है वो आपको उस जीवनी में मिलता है। और एक बहुत मजेदार एक चीज है, एक संगीत नाटिका। ये संगीत नाटिका क्या है, असल में क्या है कि कहने के लिए तो हम सब कहते हैं, हम सबको मालूम भी है कि सावित्रीबाई फूले ने सबसे पहले स्त्री शिक्षा की शुरुआत की, वो टीचर बनी, है ना, वो पहली भारत की महिला अध्यापिका थी। और निश्चित रूप से हमें जब हम टीचर्स डे मनाते हैं तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम टीचर्स डे कब से मनाएं, किस दिन मनाएं। खैर बहरहाल वो एक अलग बात है ना। तो ये जो संगीत नाटिका है, क्या होता क्या है कि आपने नया नया स्कूल खोला, स्कूल में आपने लड़कियों को पढ़ने के लिए बुलाना भी शुरू किया, लेकिन आप पढ़ाएं क्या, टेक्स्ट क्या हो,
है ना, पढ़ाने के लिए आपको टेक्स्ट मटेरियल तो चाहिए ना। तो उसको जब वो लिखती हैं, खुद बनाती हैं, तो वो जो जो चाहती है कि स्त्रियों के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है, उस पर बातचीत हो। तो ये एक संगीत नाटिका है जिसमें छात्राओं के जो जो स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, 5-5 के, वो आपस में बात करते हैं। आपस में बात करते हैं कि कुछ छात्राएं कह रही है कि यार पाठशाला जाना क्यों जरूरी है, पाठशाला, अरे चलो ना, चलो खेलते हैं, है ना। तो वो 5 जाके मिलके खेलती है। फिर तो 5 छात्राएं आती है, वो कहती है अरे नहीं, तुम्हें पता है शिक्षा पाना कितना जरूरी है, कि चलो हम विद्यालय चलते हैं और वहां जाकर हमें बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। और फिर तीसरा छात्राओं का ग्रुप आता है, वो कहता है अरे छोड़ो ना, हमारी माँ कितनी मेहनत करती है, चलो ना घर चलते हैं, घर जाके माँ की मदद करते हैं। तो 3 चीजें आ गई, है ना, कि लड़कियां क्या करें, क्या वो खेलें, खेलकूद में अपना टाइम लगाएं, लड़कियां क्या विद्यालय जाएं, या लड़कियां क्या अपने घर में जाकर जो भी उनके परंपरागत पेशे हैं, जो काम है उनकी माँ की, वो या अपने घर वालों की मदद करें। तो 3 ये डायमेंशन बनाकर फिर सावित्रीबाई फूले ये प्रश्न डालती है कि चलो ना जाकर हम अपनी माओं से पूछते हैं, कि माएं जो कहेंगी हम वो करेंगे। तो माएं कैसे बताती है कि नहीं, जमाना बदल रहा है, अब लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है, और लड़कियां जाकर सबसे पहले उनका काम है वो विद्यालय जाएं और विद्यालय में जाकर पढ़ें, और वहां उनको जो भी नई बातें, नई ज्ञान की चीजें बताई जा रही हैं, उनको वह वहां से पढ़ें और घर में आकर हमें बताएं, हमें समझाएं, जिससे हमें भी ज्ञान की कुछ रोशनी मिले। तो कहने के लिए ये जो छोटी सी नाटिका की जो मैंने बात की, ये अब सोचिए कब की बात है, ये 1848 की बात है ना, या और उस आप कहें 1850 के आसपास की बात है। तो उस समय जो भी नई चेतना, नया जागरण, नयापन जो एक पूरे समाज के भीतर आ रहा था, तो उसकी वो अवेयरनेस पैदा करने के लिए कितना जरूरी था। तो मतलब ऐसा नहीं है जैसे हम आज के समय में सोचते हैं, अच्छा टीचर है, हमें बना बनाया सिलेबस मिलता है, हम सिलेबस को लेते हैं और पढ़ा लेते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन वहां आपको सिलेबस खुद बनाना भी, आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपको इन छात्राओं को जो स्कूल में आ रही है उनको पढ़ाना क्या है ना। तो इस तरीके से मैं इस संगीत नाटिका की बात कर रही थी। कुछ पत्र है सावित्रीबाई फूले के जो उन्होंने ज्योतिबा फूले को लिखे। तो इन पत्रों में भी उस समय में क्या चल रहा था, उस समय की सामाजिक स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां, राजनीतिक माहौल में किस तरह की चीजें थी। जैसे यहाँ पर एक पत्र का उल्लेख मैं करना चाहूंगी। इस पत्र में क्या है, सावित्रीबाई फूले अपने पैतृक गांव में है और वहां पर वो काम कर रही हैं। तो वहां से वो ज्योतिबा फूले को, क्योंकि वो पुणे में है, वहां उनको पत्र लिखती है और बताती है कि हमारे गांव में ना एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो वो बड़ी गड़बड़ क्या है, तो बताती है कि गांव में एक पुरोहित आता था, यंग सा पुरोहित था, है ना, और वो लोगों को बताता था कि कैसे किस दिन व्रत करो, किस दिन उपवास करो, और कैसे आप अपने मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। तो आता था, घर घर जाता था, यंग था बिल्कुल। तो एक कोई हमारे समाज की लड़की है, वो उसके चक्कर में आ गई, दोनों में प्रेम हो गया, दोनों में संबंध हो गया, और अब दोनों के जो जातियां हैं या कुनबे हैं या वर्ग हैं, वो आपस में उनमें खूनी जंग होने के तैयार है ना। उनको एक को लग रहा है कि ये हमारे लड़की जो है, जैसे कि आजकल की उसमें समाज में भी हम देखते हैं जो खाप पंचायतें जो काम करती हैं, तो इस तरह की स्थिति उस समय भी है। और कैसे सावित्रीबाई फूले इंटरवीन करके उनको ये समझाती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, या अब ये आपका राज नहीं है, अब अंग्रेजों का राज है, और अंग्रेजों के राज में सब बराबर है ना। और वहां प्रेम करना और विवाह करना एक ऐसा अधिकार है जो जिसमें जाति और ये वर्ग कोई आड़े नहीं आता, और अगर आप कुछ कहेंगे तो मैं कंप्लेंट कर दूंगी, है ना। और किसी तरह वह अपने उस गांव में उस एक जो इस संबंध के आधार पर जो जो दंगा होने वाला था या एक गड़बड़ होने वाली थी, उसको रोक लेती है। और उन दोनों को मतलब फिर पंचायत बैठती है और फिर ये निर्णय होता है कि ठीक है, हम इन्हें मारेंगे नहीं, इनको अलग भी नहीं करेंगे, लेकिन ये गांव छोड़कर चले जाए। और फिर वह उन दोनों को ज्योतिबा फूले के पास भेज देती है और कहती है अब आप इन दोनों को आप संभालो, मैंने किसी तरह इनकी जान तो बचा ली है। तो ये पत्र भी हमारे बड़े काम का है, और हमें पता चलता है कि देखो किस तरह से उस समय भी इस तरह की चीजें हो रही थी, और अपनी समझ से, अपने अवेयरनेस से, अपने हिम्मत से, साहस से जो सावित्रीबाई फूले हैं, कैसे अपने समय की इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रही थी।
है ना। तो इस तरीके से जो सावित्रीबाई फूले के जो लिखे वाले जो पत्र हैं, उनके द्वारा लिखे गए पत्र, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी उस समय के समय को समझने के लिए मिलती है। आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि जब भी हम किसी भी राइटर को पढ़ते हैं, उसके लेखन को पढ़ते हैं, तो हम क्यों पढ़ते हैं, क्या करना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने ये टॉपिक भी मुझे बनाकर दिया, तो उसमें लिखा कि उनकी प्रासंगिकता, है ना, जो जो लिखा है वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता, मतलब सावित्रीबाई फूले का जो साहित्य है, उस साहित्य की, उनके विचारों की, उनकी सोच की, उनकी समझ की, वो जो भी कुछ थी, उनका उनके समय में क्या जरूरत थी और क्या प्रभाव था, उसको उनके समय में कैसे समझे और उनको हम आज के समय में भी कैसे समझे, कि आज अगर हम सावित्रीबाई फूले के लेखन को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें आज के समय में क्या फायदा होता है। तो इस तरीके से हम जब उनके कविताओं की बात करते हैं अब हम, है ना, उनकी लगभग 30 से 35 कविताएं इस संग्रह में हैं। और उन कविताओं की बात करें तो एक जो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, उनकी कविताओं में एक बात बहुत विशेष रूप से मिलती है, वो पेशवाओं की हार और अंग्रेजों की जीत की खुशी, है ना। अब आप सब लोग जो हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे, कुछ हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, कुछ अन्य दूसरे डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन फिर भी सभी ये जानते होंगे कि भीमा कोरेगांव की कोई एक बैटल थी, है ना, कोई एक लड़ाई थी। हालांकि ये भी अपने आप में एक चीज है कि वो भी इतिहास की किताबों से गायब है ना। इतिहास की किताबों का मैंने अभी भी कहा था ना कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त जैसे कुछ छटाई जैसी हुई है, और उस छटाई होने से बहुत नुकसान हुआ है ना। तो ये जो भुइवां कोरेगांव की जो लड़ाई है, आप सब लोगों को अब तो मालूम होगा, क्योंकि अब काफी इस पर चर्चा होती है, बात होती है। 1 जनवरी 1818 में, है ना, कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और जो अंग्रेजों के जो सेना थी, और उस सेना में 500 महार सैनिकों की बात कही जाती है। संख्या इधर से उधर हो, लेकिन महार सैनिकों की अच्छी भली संख्या उस सेना में थी, और जो पेशवा बाजीराव द्वितीय का शासन जाता है। अब हम आज क्या सोचते हैं, आज इनको कैसे सोचते हैं, उसमें हो सकता है बहुत तरह की राजनीति घुल गई हो, लेकिन सावित्रीबाई फूले ने अपनी कविताएं उस समय लिखी है ना। सावित्रीबाई फूले का टाइम पीरियड आप जानते हैं, 1831 में वो पैदा हुई, 3 जनवरी 1831 में वो पैदा हुई। तो आप सोचिए कि ये घटना लगभग उनके जन्म से कितने दिन पहले घटी होगी। ये घटना उनके जन्म से कुछ 25 एक साल पहले घटित हुई होगी। तो यानी कि उनके समय में इस घटना का क्या असर था, लोग इस घटना के प्रभाव को किस प्रकार से आंकते थे, लोग इस घटना के प्रभाव के बाद उनकी मनोदशा किस प्रकार की थी, वो क्या सोचते थे, क्या समझते थे, इसका पता हमें उनकी इन कविताओं से चलता है ना। कि इन कविताओं से को पढ़कर हमें, अब मैं आप लोगों के लिए एक कविता जरूर निकालकर उसका थोड़ा सा अंश आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। ये है, एक सेकेंड बेटा, अंग्रेजों की सत्ता, ठीक है। तो आप लोग सुनेंगे। पराजय हुई पेशवाओं की अंग्रेजों ने सत्ता हथियाई, निराशाओं का था घोर अंधेरा, स्वर्ग नरक का भय और अंधकार आतंक का अंबार, लाचारी बेकारी के परिणाम स्वरूप आलस भर गया कूट कूट कर, नैराश्य ने अपने पांव पसारे, ऐसे विकट समय में अंग्रेजों ने पेशवाई से सत्ता हथियाई। तो मतलब ये जो समय था कब था, पेशवाई का समय, है ना। और ऐसे विकट समय में, ऐसा भयंकर जो समय था, है ना, उस समय अंग्रेजों ने पेशवाई से सत्ता हथियाई। दूर करो, त्याग दो सब घातक रूढ़ियां सारी, बंद कर दो परंपराओं के अब दरवाजे, पढ़ना लिखना सीख लो भाई, हमारे लिए तो समझो बिल्ली के भाग छीका टूटा, अच्छा अवसर हमें भी मिला, देखो चलो अंग्रेजों की सत्ता आई। ब्राह्मण पुरोहितों के षड्यंत्रों के जाल, अविद्या अज्ञानता के कारण शूद्र जनों का बहुत किया शोषण दमन,
अनाचार अत्याचार, अपने ही जाल में फंसकर बेमौत मरी पेशवाई शासन, देखो अब अंग्रेजों की सत्ता आई। ब्राह्मण पुरोहितों और पेशवाओं के शासन का खात्मा हुआ, मनुस्मृति की स्मृतियां खाक हुई, शूद्र जनों को सताने वाले बर्बाद हुए, सयाने अंग्रेजों का राज्य हुआ प्रारंभ, शूद्रों के हितों की बानगी होगी। कविता बहुत लंबी है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आपने देखा कि कैसे उन्होंने इस कविता के भीतर, ये एक कविता नहीं है, जागो विद्या पाओ, अंग्रेजी मैया, पेशवा राज करके और भी दूसरी कविताएं हैं जिनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि उस समय जो पेशवाई शासन जो था, पेशवाई शासन किस प्रकार से समाज के जो शूद्र अतिशूद्र तबके हैं, है ना, उनके लिए कितना अनाचारी था, अत्याचारी था, और उन्होंने कैसी अमानवीय प्रथाएं, उनका जिक्र भी है कविताओं कि कैसी कैसी अमानवीय प्रथाएं उनके प्रति लागू की हुई थी कि जिसकी वजह से उनका जीना मुहाल था। मैं यहाँ एक और बात की चर्चा करना चाहूंगी। अभी पिछले दिनों मेरे ख्याल से 2 साल हुए, शरण कुमार लिम्बाले का एक उपन्यास आया है सनातन, है ना, आप लोगों ने शायद उसके बारे में सुना होगा। तो इस उपन्यास में भी वो तमाम वो जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो स्थितियां थी जिसके तहत वो जो पूरी बेल्ट में जो जिस प्रकार का भी व्यवहार एक वर्ग विशेष के द्वारा सबके साथ किया जा रहा था, है ना, उसका जिक्र बहुत अच्छे से हुआ है। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि जब सावित्रीबाई फूले ने इन कविताओं में पेशवा राज के हारने की, परास्त होने की, जले जाने की जो खुशी जताई है, वहां उन्होंने बिल्कुल भी मराठी अस्मिता वाला जो 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 कंफ्यूजन पैदा किया जाता है ना, वो कंफ्यूजन आज से 2 साल पहले आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब इसके 200 साल पूरे हुए थे तो एक बड़ा प्रोग्राम वहां पर किया गया था, शौर्य दिवस के रूप में, विजय दिवस के रूप में उस पर्टिकुलर दिन को मनाया जाता है। तो आप ये देखेंगे कि सावित्रीबाई फूले जब पेशवा राज की बात करती हैं तो उसको मराठा अस्मिता का प्रतीक के रूप में नहीं देखती। ये बहुत बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पेशवा राज को मराठा राज के रूप में, मराठा साम्राज्य के रूप में, मराठा सभ्यता के रूप में, मतलब इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया कि पेशवाओं का हारना जैसे मराठा अस्मिता का हारना है, पेशवाओं का हारना जैसे मराठा संस्कृति का, मराठा समाज का हारना है, और इससे ये मराठा महार संघर्ष के रूप में देखने की आदत पड़ गई, है ना, जबकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। महार भी उतने ही मराठे हैं जितने दूसरे हैं, है ना, कि महार जो है वो मराठा संस्कृति से अलग नहीं है, वो भी उतने ही मराठे, क्योंकि मराठे वो है जो महाराष्ट्र के हैं, जो वहां उस जगह विशेष के हैं, वो सब मराठे हैं, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि कैसे सावित्रीबाई फूले की कविताओं में शिवाजी की स्तुति मिलती है, शिवाजी जिन्होंने सो कॉल्ड मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, तो शिवाजी की स्तुति में, उनकी प्रशंसा में लिखी गई कविताएं जो हैं आपको सावित्रीबाई फूले के यहाँ देखने को मिलेंगी, है ना। इसका भी मैं आप लोगों को एक उदाहरण के रूप में जरूर एक कविता के द्वारा ही मैं आपको बताऊंगी। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी को कीजिए याद सुबह सवेरे, शूद्रों शूद्रों का सगा, वंदन करें आदर भाव से, नल राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी, जनार्दन वगैरह वगैरह, आगे वो अलग बात है। तो वो कह रही है कि छत्रपति शिवाजी तो शूद्रों अतिशूद्रों का सगा था, है ना, और हम सब भी ये जानते हैं कि किस प्रकार से जब शिवाजी चक्रवर्ती सम्राट बन रहे थे तो उन पर भी उनके कास्ट आइडेंटिटी को लेकर भी प्रश्न उठाए गए थे, लेकिन अंततः उनको कोई राजपूत क्लैन का वो बताकर फिर उनका राज्याभिषेक किया गया था। खैर हम उस पूरे इतिहास में या उस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन
मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सावित्रीबाई फूले बिल्कुल क्लियर है, उनको ये पता है कि पेशवाओं को का राज जाना किस लिए जरूरी है, क्योंकि पेशवाओं का शासन बहुत मतलब उन्होंने समाज के जो बहुत सारे तबके हैं, बहुत सारा अंधविश्वास है, बहुत सारी अमानवीय प्रथाएं जो हैं, ना केवल उन्होंने उनको शुरू किया बल्कि जबरन उनका पालन कराया। और एक वर्ग विशेष, कुछ वर्ग विशेष ऐसे थे जिनका जीना तो बिल्कुल मुहाल हो गया था। तो इसीलिए पेशवा शासन का जाना बहुत जरूरी था और उन्होंने उस बात की खुशी भी जताई। अब एक और उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि एक और कविता है, वो है छत्रपति महारानी ताराबाई, है ना। शायद जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास के जो स्टूडेंट हैं, वो इस बात को जानते होंगे कि शिवाजी के इंतकाल के बाद या शिवाजी के चले जाने के बाद संभाजी महाराज, जो कि उनके बड़े बेटे थे, वो कुछ समय के लिए शासक बने थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो उनके छोटे पुत्र थे राजा राम, उनकी जो विडो थी, उन्होंने शासन संभाला और उनका नाम था छत्रपति महारानी ताराबाई। उन्होंने अपने बेटे को शिवाजी तृतीय की उपाधि देकर या के नाम से उसका राज्याभिषेक किया और कुछ संरक्षक बने। तो वो सतारा की रहने वाली थी। तो सावित्रीबाई फूले ने अपनी इस कविता में ताराबाई, छत्रपति महारानी ताराबाई में ताराबाई की इतनी प्रशंसा की है, उनके शासन की प्रशंसा की है, उनकी वीरता की प्रशंसा की है, और उनके भीतर जो शासन प्रशासन, कुशल शासक का जो गुण था, कुशल योद्धा का जो गुण था, उसकी उन्होंने बहुत प्रशंसा की है। तो ये जो दो उदाहरण मैंने आप लोगों को दिए, वो ये सोचकर दिए, ये बताने के लिए दिए कि आज का भी जो आधुनिक मीडिया है, वो किस प्रकार से भीमा कोरेगांव की घटना का मिसयूज करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि जैसे मराठों और महारों के बीच का कोई युद्ध था और इस तरह से उसकी तस्वीर बनाई जाती है ना। तो इस बात को हम सावित्रीबाई फूले की कविताओं, उनके साहित्य के माध्यम से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वैलिड है। वो ज्यादा वैलिड क्यों है? क्योंकि वो उसी समय का है। अभी अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उससे कुछ समय पहले ही ये घटना घटित हुई थी। अब आते हैं हम तीसरी बात पर, जो हमें सावित्रीबाई फूले की कविताओं में देखने को मिलती है कि सावित्रीबाई फूले, आप सब लोग जानते भी होंगे, इसमें मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है कि नहीं जानते होंगे, वो खुद एक ऐसे समुदाय से थी जिनको सवर्ण समुदाय तो नहीं कहा जाता है। अब असल में क्या है, समस्या क्या है कि जब एक तरह की वोकैबुलरी बन जाती है, तो उस वोकैबुलरी के बन जाने के बाद हम इस बात के लिए जैसे एक तरह से अभिशप्त हो जाते हैं कि हमें उसका इस्तेमाल करना है ना। तो सवर्ण है, अवर्ण है, इस तरह की वोकैबुलरी जो है जब बन गई है तो हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सावित्रीबाई फूले एक माली जाति से थी, और क्योंकि पूरा का पूरा पेशवा राज किस प्रकार से, और पेशवा बाजीराव द्वितीय के शासन की बात ज्यादा शिद्दत से होती है कि उनके राज्य में किस प्रकार से कितनी शासन नहीं, वो कुशासन था, है ना। तो अब क्या है कि लगातार जब कोई भी समाज का वर्ग होता है, उसके आगे बढ़ने की, आगे निकलने की तमाम रास्ते जब बंद हो जाते हैं, है ना, उनका कोई भविष्य नहीं रहता, तो धीरे धीरे ऐसे वर्ग में, ऐसे समाज में आलस्य घर कर जाता है। ऐसा समाज जो है वो बिल्कुल अकर्मण्य हो जाता है। ऐसा समाज जो है वह भी अंधविश्वासों के चक्कर में पड़ जाता है ना। तो ऐसे में उस समाज को उस अंधविश्वास से, उस आलस्य से, उस अकर्मण्यता से, जैसे जैसे पाश ने कहा है ना कि सपनों का मर जाना, तो ऐसे समाज के सपने मर जाते हैं। तो जो मरा हुआ समाज है, उस समाज को दोबारा से क्रियाशील करना, उसे जगाना, उसे जागरूक करना, उसे ये बताना कि तुम भी सब कुछ कर सकते हो। तो इसके लिए भी सावित्रीबाई फूले ने बहुत सारी कविताएं लिखी। और जैसे होता है ना कि जो जब जो अपना होता है ना, तो वो आपको खूब, जैसे कबीर की वो बात है ना, भीतर हाथ पसार दे, बाहर से चोट जब करते हैं तो हाथ अंदर से सहारा भी लगाते हैं। तो वो उसे इंसान कहें क्या, ये एक कविता है। हालांकि कविता मैं नहीं पढ़ूंगी अभी,
तो इस कविता में वो बताती है कि यार तुम कितने मतलब तुम कुछ करना ही नहीं चाहते, तुम उठना नहीं चाहते, तुम किन किन चक्करों में पड़े हुए हो। ऐसे पुरुषों के बारे में क्या कहें कि जिनकी स्त्रियां जो है वो बाहर जाकर मेहनत कर कर आती है और वो सारे दिन शराब पीकर पड़े रहते हैं, है ना। जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते, जो अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रख सकते, जो अपने परिवार का पालन पोषण पेट भरने तक की मेहनत नहीं कर सकते, ऐसे इंसान को क्या कहें, ऐसे इंसान को कोई इंसान कहना चाहिए। तो मतलब ऐसा कहकर वो उसको कोचती हैं, उनको जगाती हैं, उनके आज जो भीतर जो सोया हुआ कहीं आत्मसम्मान है, उस आत्मसम्मान को एक्टिवेट करने की कोशिश वो जैसे करती हैं। तो इन कविताओं की बात के बाद एक और मजेदार बात है कि सावित्रीबाई फुले की 2 कविताएं ऐसी हैं जिन कविताओं में उन्होंने बलि राजा की स्तुति की है। अब बलि राजा कौन है, आप में से कुछ लोगों को मालूम भी होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, है ना। लेकिन जब वो अपनी जन्मभूमि जो सावित्रीबाई फुले हैं वो नायगांव में पैदा हुई, तो जब वो अपनी जन्मभूमि नायगांव के बारे में लिख रही हैं तो वहां के बारे में बताती हुई वो अपने आप को एसोसिएट करती हैं, अपने आप को जोड़ती हैं किससे, बलि राजा से, है ना। और कहती हैं कि हम बलि राजा के वंशज हैं, हम बलि राजा के लोग हैं। और कैसे कैसे मतलब बलि राजा के साथ जो जो भी षड्यंत्र हुआ, कहानी आप सब लोगों को मालूम होगी। केरला में एक फेस्टिवल है ओणम, जो कि इसी मतलब जिससे ये जो मिथिकली जो ये जो कथा है इसको उससे जोड़ा जाता है ना। तो अभी आप लोगों को याद भी होगा, मेरे ख्याल से ये भी शायद 2 साल पहले ही की बात है कि ओणम को ब्राह्मण विजय के रूप में मनाने का की कोई बातचीत हुई थी और उसका पुरजोर विरोध हुआ था, है ना। क्योंकि वो बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि किसी भी समाज को, देश को, राष्ट्र को बनाने में सबका खून लगा है, सबकी मेहनत लगी है। तो आप किसी के दाय को, किसी के योगदान को ऐसे मिटा नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो समाज कभी था ही नहीं, उसने कभी कुछ किया ही नहीं। और वो प्रयास बिल्कुल ऐसा ही प्रयास था अगर उसको उस तरह से मनाने की कोशिश होती। तो ये जो है बलि राजा की स्तुति, इसको उस जो मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे उससे इसे जोड़ा गया है। और सावित्रीबाई फुले कोशिश करती हैं, बताती हैं कि मतलब कोशिश नहीं करती, मतलब बताती हैं कि हम उसी समाज के लोग हैं, हम उसी से एसोसिएट करते हैं और उस षड्यंत्र की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं कि जिसमें सत्ता हथियाई गई होगी। जैसे वो कथा है, आप लोगों को मालूम है कि बलि नाम का कोई राजा था जिसको असुर राजा कहा जाता है और उसके राज्य में बहुत प्रोस्पेरिटी थी और जनता बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी। और इस कहानी को तो बताया जाता है बकायदा। और कैसे फिर सो कॉल्ड हमारे इंद्र ने को हमेशा खतरा हो जाता है उनको, तो जैसे ही कोई प्रसिद्ध होने लगता है इंद्र को खतरा हो जाता है कि ये तो कल को मेरा इंद्रासन ले लेगा, है ना। और जब वो पहुंच गए विष्णु के पास, भैया कुछ करो। और विष्णु जो है वो वामन बन के वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि दानवीर हैं, क्योंकि बलि राजा बहुत दानवीर हैं। तो उनसे कहा कि भाई तुम मुझे भी दान दो, मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। कहानी है मतलब लेकिन इन कहानियों के को समझने की, इनके पीछे छुपा हुआ जो सत्य है उस सत्य को निकालकर बाहर लाने की जरूरत हमारे साहित्यकारों को और जो रिसर्चर हैं उनको करनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इस चीज का भी उल्लेख किया। मैं बिल्कुल अपने उस पर हूं कि 11:45 पर मेरी बात समाप्त हो जाए। तो खैर, बहरहाल मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, मैं उनके 2 निबंधों की चर्चा करना चाहती हूँ। एक निबंध है उद्योग। इस निबंध में जो भी वो कहना चाह रही हैं उसको समझने के लिए मैं निबंध का कुछ हिस्सा आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगी। ये जो निबंध है, इस निबंध का कुछ हिस्सा मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूं। शूद्र जनता के काम धंधों में ज्ञान का बहुत अभाव होता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक समाज
विशेष के लोग कुछ विशेष काम करते हुए, मतलब जैसे उनके नाम के साथ बांधे हुए हैं, वो बोझा ढोएंगे, वो सफाई करेंगे, है ना, और वो मैला उठाने का काम करेंगे जनरली, मतलब जैसे ये बताया गया है। तो ये जो काम है, इन कामों के बारे में बात करते हुए वे लिखती हैं कि शूद्र जनता के काम धंधों में ज्ञान का बहुत अभाव होता है। ज्ञान शून्यता के अभाव के कारण उनके काम उद्योगों से इतर पशुवत कठोर मेहनत व बेकारी हो जाती है। अब इस तरह के जो काम है, इस तरह के कामों में दिमाग नहीं लगाना, है ना, वह काम पूरी तरह से शारीरिक काम और कठोर शारीरिक श्रम की मांग करता है। हड्डी तोड़ मेहनत केवल जिंदा रहने तक सीमित रखती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उद्योग या काम दो प्रकार के होते हैं। एक काम जिस पर खूब विचार किया जाए, खूब अध्ययन, अभ्यास, चिंतन, मनन, है ना, एक काम वो है कि जिसको आप पूरा दिमाग लगा के करते हैं, खूब उसकी प्रैक्टिस करते हैं, खूब चिंतन मनन करते हैं, इससे आपका माइंड शार्पन होता है, शार्प होता है, तेज होता है ना। ऐसा जो काम है वो आपको समाज में एक बेहतर स्टेटस की तरफ लेकर जाता है। वो कहती हैं, और दूसरे तरह का काम होता है कि जिसमें बिना सोचे समझे बस खप जाना। अभी आप लोगों ने सुना होगा, अभी क्या लगातार सुनते होंगे कि बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिसमें कोई भी जो सिविल में जब कोई ब्लॉकेज आ जाता है, उसको साफ करना होता है, तो उस काम को करने के लिए लोगों को बुलाया जाता है। तो अब क्योंकि आदत यह है ना कि कोई दिमाग नहीं लगाना, तो बिना सोचे समझे घुस जाते हैं उसमें, है ना। और उसके बाद कितनी बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि अंदर के कि जो भी टॉक्सिक बिल्कुल अंदर का जो माहौल है वो कैसे उनको मतलब वो मरकर ही बाहर आते हैं। तो इस तरह की घटनाएं कितनी ज्यादा होती है कि आप सोचते ही नहीं है कि इस काम को करने के लिए जब आप जाएंगे तो आपकी जिंदगी को कितना खतरा हो सकता है। तो इसमें वो ये कह रही हैं कि शूद्रों को, अतिशूद्रों को विशेष रूप से समझाने के लिए कि आपको ऐसे काम करने चाहिए जिस काम में दिमाग की भी जरूरत, जिस काम में अभ्यास करना पड़े, जिस काम के लिए अध्ययन, मेहनत और वो करना पड़े, है ना। और वो कहना चाहती हैं अपने समाज से कि ऐसे कामों को करने से ही आपको समाज में इज्जत, सम्मान और पैसा, है ना, वो प्राप्त होगा। तो एक थोड़ा सा आगे और पढ़ के बता रही हूं। इंसान जब शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम के साथ काम करने लगा, तब से उसकी काम के प्रति दृढ़ता, लगन, कर्मठता, ध्येय निष्ठता, बाजार में उसकी मांग के प्रति सचेत होने के फलस्वरूप उसके उद्योग में, काम में आशातीत लाभदायक परिणाम या नतीजे निकलते हैं। और इस उपलब्धि की ओर हम ध्यान से देखें तो अवाक रह जाते हैं। तो ऐसे कामों में अपने आप को लगाना चाहिए, इंडल्ज करना चाहिए जिन कामों में आपको दिमाग से भी मतलब, और ये बहुत जरूरी है। आप ये देखेंगे कि जब आप दिमाग से काम करते हो तो आप सोचते हैं कि इसे कैसे बेटर, कैसे कम समय में और कैसे अच्छा किया जा सकता है ना। आप बिना सोचे समझे उस काम में उतर नहीं जाते हैं। तो ये जो है उन्होंने अपने समय में अपने समाज को जिस तरह से समझा रही हैं, बता रही हैं। और एक और उनका निबंध है, उसकी बात मैं अभी थोड़ी सी करना चाहूंगी कि जिसमें ये भी बहुत जरूरी है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। महार, मांग, चमार आदि शूद्र, अतिशूद्र जनता भारत के हर राज्य, हर गांव में मौजूद है। उसकी तरह खेती और संबंधित जीवन उपयोगी कार्यों पर जीवन यापन करने वाली श्रमजीवी मेहनतकश जातियां विद्यमान हैं, जैसे ठठेरा, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, जुलाहा, बुनकर, नाई, धोबी वगैरह वगैरह। जातियों के साथ केवट, मल्लाह, पशु पालने वाले, भेड़ पालने वाली जातियां, है ना, उनके नाम भी लिख रहे हैं वे, के काम के लोग गांव-गांव सदियों से रहते आए हैं और इन सबके पास अपने व्यवसाय से संबंधित ज्ञान, कलात्मकता, कर्मठता, है ना, और जो कहते हैं ना हुनर, कौशल, वो उन्होंने उसको अर्जित किया है।
परंपराओं या पुरखों से मिले ज्ञान को अर्जित कर जिन कारीगरों ने, श्रमजीवी मेहनतकश जनता ने अपने कार्य में महारत हासिल कर भारत देश को समृद्ध बनाया, उन लोगों की कुशलता, वस्तु निर्माण का ज्ञान, कलात्मकता आदि गुणों की अनदेखी कर राजाओं ने राज किया, अपनी तिजोरी भरी, किंतु शूद्र अतिशूर जनता की उन्नति की ओर कतई ध्यान नहीं दिया। तो मतलब ये बता रहे हैं कि देश को बनाने में ये तो तमाम जातियां हैं, ये जिन जिन पेशों में थी उन पेशों में लगे होकर इन्होंने उन पेशों की जो कहते हैं ना एक्सपर्टाइज अर्जित की, इन्होंने उसका हुनर अर्जित किया, इनको उन क्षेत्रों का, उन व्यवसायों का ज्ञान है। लेकिन हमारा आज का जो समाज ही नहीं, वो राजा महाराजाओं के समाज के समय की भी बात करती है, वो उनके ज्ञान की, उनके हुनर की, उनकी योग्यता की, उनकी कला की कोई कीमत नहीं समझते। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जातियां जो बहुत सारे वो जैसे कहते हैं ना कुटीर उद्योगों में जो काम करती थी, उनकी मेहनत को कैसे दूसरा वर्ग जो है उनकी मेहनत पर पलता है, उसे कमाता है ना, और उन लोगों तक उसकी कीमत भी नहीं पहुंचती है। तो इस तरीके से जो सावित्रीबाई फूले हैं वो ये इस संदर्भ में ना मुझे एक कांचा इलैया की भी किताब याद आ रही है। उन्होंने भी अपनी पुस्तक में उन तमाम पेशों की, मतलब वरना हम क्या सोचते हैं कि जो गांव में रहने वाला है, जो पशु पालने वाला है, जो खेती करने वाला है, जो बढ़ई का काम करने वाला है, जो जुलाहे का काम करने वाला है, जैसे उनमें तो कोई दिमाग ही नहीं है, मतलब हमारा ये, लेकिन नहीं, जो जो जिस जिस पेशे में लगा था उसको उस पेशे की एक्सपर्टाइज हुनर था, यानी कि उनमें दिमाग था। अगर आज वो तमाम पेशे जो है, वो तमाम काम जो है, तमाम व्यवसाय जो है मशीनों से होने लगे हैं, तो इस वजह से वो खाली हो गए, इस वजह से उनके पास रोजगार की समस्या पैदा हुई, इसलिए नहीं पैदा हुई क्योंकि वो कुछ करने लायक ही नहीं थे। तो खैर बात तो इधर से उधर बहुत जा सकती है। अब सिर्फ एक और निबंध की बात करूंगी, वो निबंध है विद्या दान पर उन्होंने लिखा है। तो मतलब जब मैं सावित्रीबाई फुले को पढ़ती हूँ, उनके निबंधों को पढ़ रही होती, तो मुझे ये लगता है कि वो कितनी इंटेलिजेंट थी। मतलब इंटेलिजेंट होने का मतलब कि वो बिल्कुल समझती थी कि सामने वाला जो जैसा दिखता है और जैसा वास्तव में वो है, उन दोनों के बीच अंतर है, और इस बात को वो उतने ही महीन तरीके से समझ लेती थी जितने महीन तरीके से आज भी हम भी नहीं समझ पाते, और कई बार हम बहुत गड़बड़ कर बैठते हैं। तो ये जो विद्या दान वाला जो निबंध है, उसमें उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया कि जो बहुत अपने आप में दानवीर बनते हैं, है ना, लोगों को खाना खिलाते हैं, भिखारियों को खूब भीख देते हैं। तो कहते हैं कि एक्चुअली आप सो कॉल्ड अपने आप को भविष्य जो भी वो सुधारने के लिए लोक परलोक जो भी कहिए, है ना, उस जनता को अकर्मण्य बनाते हैं, आलसी बनाते हैं, है ना, उनको निकम्मा बनाते हैं, और आप निकम्मा बनाने का काम करते हैं। तो वो कहती है कि मदद उसी की करनी चाहिए जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार। बहुत बड़ी बात है वो, है ना, वरना क्या होता है कि हम आज भी बहुत बार, मैं बहुत दूर तक जाकर टिप्पणी नहीं करूंगी इस बात पर, लेकिन सरकारें ऐसी योजनाएं बनाती कि फ्री में दे दो। नहीं, ये जो फ्री में जो देने की आदत है, ये आदत को बंद होना चाहिए, है ना। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ करने का की हिम्मत, दिमाग, मेहनत उसके भीतर है, उसको वो काम देना चाहिए, उसको उसके हिसाब से उसको लायक बनाया जाना चाहिए। तो अपने इस निबंध में वो कहती हैं कि अगर आप इस सामान्य जनता के लिए, इस गरीब जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसको शिक्षा दीजिए, इसको विद्या दीजिए, इसको कोई हुनर सिखाइए, इसको कोई स्किल सिखाइए, है ना। वो स्किल और हुनर सीख जाने के बाद वो अपने आप अपने खाने पीने का इंतजाम कर लेगा, आपको उसके खाने पीने की का इंतजाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी क्लियर सोच होना, इतना बिल्कुल समझ कर चीजों के बारे में बात करना। तो खैर बहरहाल मैंने बहुत जल्दी जितना मुझे लग रहा था कि कुछ पॉइंट्स या कुछ बातें बताई जानी चाहिए, मैंने आप लोगों को बताई। अब मैं आप लोगों के सामने हूँ, अगर आप कुछ बातचीत या कुछ प्रश्न करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बताई हुई बातें समझ में आई होंगी। अब अंशा की तरफ। Thank you so much, ma'am. As a Keralite, I know how festive is Onam, and after growing up and like reading a lot, I felt like it is like excluding some of us or something like that, some
we are celebrating by Onam. And as the session enlightened, it's important to remember like who are we and make others aware of our fights, struggles, icons, etc. Of course, that is why Equal Opportunity Cell conducts talk and other events like this. We are inserting our existence to the elite system, and yes, they will acknowledge our fights one day. If anyone has any doubts, you can use the chat box or you can unmute and ask ma'am directly. Yeah, that's it. We will have 10 to 15 minutes for question answer session. So ma'am, yes. am I audible to you? हाँ बोलो। मैम मेरा प्रश्न ये जो हमारा इतिहास है इसके डॉक्यूमेंटेशन और लिटरेचर की एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड है। जैसे कि आपने बताया कि सावित्री बाई की कहानियां हैं, जैसे लड़कियों को स्कूल क्यों जाना चाहिए, और ये भी कि जैसे आपने बताया कि जैसे महार हैं वो भी मराठे हैं, लेके और साथ में ताराबाई की जैसे कहानियां, ये सब कहानियां मतलब मैं जैसे 12th तक पढ़ी हूँ, मुझे कहीं पे भी अपने सिलेबस में नहीं देखने को मिली। कहीं पे थोड़ा बहुत लिटरेचर होता था तो वो भी हमारे टीचर खुल के नहीं बताते थे कि ये दलित लिटरेचर है, इस लिटरेचर का क्या सिग्निफिकेंस है। मतलब अगर सावित्री बाई उस इतने पहले वो चीज कर समझाया कि क्यों जरूरी है, तो आज के टाइम पे तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उनकी बात हमारे तक पहुंचाई जाए। तो मतलब हम में क्या कमी है कि हम वो अपने एजुकेशन सिस्टम में नहीं ला पा रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पे, मतलब मैं जहाँ तक देखती हूँ तो जैसे मैसेज आते हैं, तो जैसे आपने भी बताया कि जो पेशवा हैं उनकी हारने की खुशी, मतलब उन्होंने कविताएं लिखी हैं, तो ऊपर ऊपर से अगर कोई ऐसा बताएगा तो हमको ऐसा ही लगना लगे, लेकिन असलियत में अगर असली फैक्ट कोई बताए जैसे आपने इतने अच्छे से समझाया तो मतलब बहुत चेंज आ सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो आप क्या सजेशन देना चाहो? देखो मैं ना तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ कि कहाँ के स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है, लेकिन खैर बहरहाल तुमने बहुत अच्छी बात कही और पूछी भी। देखो ये तो समस्या है ही कि हमारे सिलेबस जब बने, जो पढ़ाई विशेष रूप से हमारे जब सिलेबस आजादी के बाद हमारे सिलेबस बने हैं, इतिहास लिखा गया है, डॉक्यूमेंटेशन जब चीजों का हुआ है, तो बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, है ना। मैंने जो अपनी बात की शुरुआत में भी कहा था कि उनके छूट जाने से क्या नुकसान हुआ है कि बहुत सारे जो कहते हैं ना कि अंतर विरोध पैदा हुए हैं, बहुत सारे डाउट्स पैदा हुए हैं। जैसे कि अभी अभी ये बात हुई थी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार को हम मराठा साम्राज्य की हार ऐसे लिखते हैं, इतिहास की किताबों में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ऐसे ही, है ना। तो हम उसी से एसोसिएट करते हैं और फिर बिल्कुल बात ऐसी हो गई कि ये तो महार और मराठों के बीच का युद्ध है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि कई बार क्या होता है कि हमें सिलेबस के बियॉन्ड भी जाकर पढ़ना चाहिए, है ना। सिर्फ उतने तक ही सीमित नहीं रहना है जो हमारे सिलेबस में लिखा है, हमें वहां पर भी जाना चाहिए जो हमारे सिलेबस से बाहर की चीजें हैं। तो सबसे पहली जरूरत तो ये है कि हम अपने जो सावित्रीबाई फुले ने कहा था ना, विद्या अध्ययन, है ना। तो आप अपना जो भी डिसिप्लिन है, मतलब मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप उसी तक ही सीमित रहेंगे, ऐसा मत कीजिए, है ना। आप लिटरेचर की तरफ भी आइए। लिटरेचर को पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है उसके लिए बहुत जरूरी है कंटेम्पररी टाइम में जहां जहां जो जो चीजें हो रही हैं वो उनको अपने लिटरेचर से जोड़कर देखे, है ना। वो ये देखे कि क्या उसका लिटरेचर उन पर बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो जो लिटरेचर, जो कहानी, कविताएं, उपन्यास जो वो पढ़ता है उससे अपने समाज को बेटर समझने में, उसका एनालिसिस करने में कोई मदद मिलती है या नहीं मिलती है। तो वो ऐसा, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी जो रीडिंग है वो रीडिंग होने की जरूरत है ना। वो एक तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा ये है कि देखिए हर जैसे ये कहा कि भाई ऐसा क्यों हुआ,
है ना, कि हमारे सिलेबस में चीजें नहीं है या वगैरह वगैरह। देखो होता क्या है कि ये ना एक जैसे इस चीज को मैं समझती हूँ, मैं इसे समझती हूँ कि एक तकनीकी खामी है। तकनीकी खामी कैसे, कि मतलब 18वीं और 19वीं शताब्दी या जो टाइम था जब से सो कॉल्ड मॉडर्निटी जो है या मॉडर्नाइजेशन जो है जो शुरू होता है, तो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ होता है कि जो पूरा वर्ल्ड है, वे कम से कम जब भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत जो है वो वर्बल दुनिया से जो रिटन दुनिया है ना, जो जिसमें सब कुछ लिखा जाएगा, जिसमें सब कुछ लिख कर हमारे सामने आएगा, उस दुनिया में एंटर करता है ना, कि अब चीजें जो हैं वो लिपिबद्ध की जाएंगी। अब लिपिबद्ध करने का काम कौन करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा कौन? निश्चित रूप से वो करेंगे जिनको लिपि आती होगी, जिनको लिखना आता होगा, जो लिखने के पेशे में पहले से होंगे। तो लिखने के पेशे में जिसे जिसे हम कहते हैं ना स्क्रिप्ट, जिनको आती है, स्क्रिप्ट की दुनिया में, पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में, है ना, पढ़ना पढ़ाने को आप उससे मत जोड़िए, चाहे वो कुछ भी पढ़ते थे या पढ़ाते थे। तो उस दुनिया में जो जातियां या जो वर्ग या जो लोग पहले से हैं, उनके हाथों में ये काम गया। ये बिल्कुल ऐसे है कि आज जब वर्चुअल दुनिया में हम कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना, रिटन दुनिया से भी अब हम वर्चुअल दुनिया में आ रहे हैं, तो इसमें जो टेक्नीशियन है जो कि बहुत जल्दी से वेबसाइट बनाते हैं और ये तमाम काम करते हैं, अगर हम उनके ही हाथों में सौंप दें कि हमारे देश का या समाज का या कॉलेज का इतिहास लिखो, तो वो तो अपने तरीके से लिख देंगे। तो यही काम हमने तब किया, यही काम उस समय हुआ कि हमने कुछ जातियों लोगों को ही क्योंकि उनके पास जो जिसे कहते हैं ना लिपि को, स्क्रिप्ट को जानने की परंपरा उनके समाज में पहले से थी, तो उन्होंने इस काम को किया। और उन्होंने जब इस काम को किया तो वो तमाम और दूसरों के योगदान को देख नहीं पाए। तो ऐतिहासिक भूलें हैं, धीरे धीरे सुधर भी जाएंगे और सुधर रही भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं, बहुत कुछ परिवर्तन आया भी है। और जैसा कि मैंने अभी शुरू में ही आप लोगों को बताया था ना कि कहाँ 2011 में जब पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई थी, और कहाँ 2022 में दुनिया बहुत बदली है। अभी 2022 में आपको सावित्रीबाई फुले तो क्या 9 जनवरी को फातिमा शेख की जयंती थी, और वो जयंती भी बाकायदा सेलिब्रेट की गई। और लोग जानते हैं आज फातिमा शेख के बारे में भी कि फातिमा शेख जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर मतलब एक बात तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी समाज में कोई बड़ा परिवर्तन होता है, वह किसी एक व्यक्ति का किया वहां नहीं होता है ना। वो ठीक है, नाम के रूप में जरूर वो वहां दिखाई देता है, लेकिन एक पूरी टीम, एक पूरा वर्ग होता है जो जिसकी एनर्जी उसके पीछे लगी हुई होती है। तो खैर परिवर्तन आएगा। बहरहाल आगे किसी एक और बच्चे ने भी कुछ पूछा था। एक चैट बॉक्स में ना, एक चैट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन है सिद्धि यादव का, उसको आप पढ़ लीजिए। अच्छा, Good morning, ma'am. Can I ask my question? हाँ, अच्छा, हाँ, चलिए बताइए। मैं अभी सिद्धि की से बात करें। सिद्धि ने जो प्रश्न, दीपिका चौधरी, आप थोड़ा वेट कीजिए। सिद्धि का जब मैम आंसर कर देंगी ना, फिर आप पूछ लेना। Okay. है ना। हालांकि सिद्धि ने जो बात कही है, उसने ये कहा है कि 19वीं सदी में जब देश में राजनीतिक गुलामी के साथ साथ सामाजिक गुलामी का भी दौर था। बिल्कुल बहुत अच्छे से अपनी बात को फ्रेम किया है। सचमुच में ये जो सामाजिक गुलामी का हम बहुत लंबा इतिहास बताते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी जो पूरी जो सामाजिक गुलामी का जो इतिहास है वो भी इसी समय में शुरू होता है, और इसी समय में उसको जैसे कर दिया जाता है कि अब वो हट नहीं सकता, है ना। तो यही हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में सचमुच में आज के समय की, मैंने अपनी बात को अंतिम बात जिस पॉइंट पर खत्म किया था, वहां यही कहा था कि आज समाज के उस वर्ग को अगर जरूरत है तो वो शिक्षा की है, वो स्किल की है ना, कि उनको सही शिक्षा, सही स्किल जो कि उनके जिसके जो उनमें डेवलप किया जाए, जिससे वो अपने खाने पीने, अपने विकास, अपने आगे बढ़ने की राह जो है वो खुद से बना लेंगे, है ना। तो ये तो है कि आज तक भी सरकारें जो नीतियां बनाती हैं उसमें शिक्षा जो है वो सबसे पीछे होता है ना।
तमाम चीजों पर बजट जब बनता है तो हम ये देखते हैं कि ऐसे मुद्दों पर जिन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बहुत अभी क्योंकि मेरे हस्बैंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में है और मैं लगातार पिछले कितने दिनों से उनको लगातार जब काम करते, इतने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इतने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, है ना, और इतना पैसा लग रहा है वहां पर। और कभी कभी मुझे लगता है कि एजुकेशन में हमारे स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती है ना, उनकी स्कॉलरशिप भी रुक जाती है, उन तक पैसा, इतने फाइनेंशियल असिस्टेंट की एप्लीकेशन मधु मैम जानती होंगी कि कॉलेज में आती है कि लोगों के पास पैसा नहीं है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। तो ये वाली बात तो है कि एजुकेशन के लिए सीरियसली सोचने की जरूरत है। और एजुकेशन भी कौन सी एजुकेशन, एजुकेशन भी वो जो आपके भीतर जो छुपा हुआ गुण है, स्किल है, उस स्किल को बाहर निकाल कर। ठीक है, हाँ जी दीपिका आप बताइए। मैम जैसे आपने बताया था सावित्रीबाई फुले ने लिखा है मदद भी उनकी करनी चाहिए जो खुद की मदद कर सकते हो। अभी क्या होता है कि अगर एजुकेशन दी भी जा रही है लोगों को, तो वो अपनी लाइफ चेंज ही नहीं करना चाहते, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे उनको एनकरेज कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं एजुकेशन की तरफ। देखो उनके पेरेंट्स भी, हाँ क्योंकि उनके पेरेंट्स भी अनएजुकेटेड हो सकते हैं, अभी भी गांव में ऐसा होता है। तो कैसे उन बच्चों को प्रमोट किया जाए? हाँ, नहीं देखो बेटा, अभी जब मैं सावित्रीबाई फुले की वो जो संगीत नाटिका की बात बता रही थी कि उन्होंने एक छोटी सी संगीत नाटिका लिखी, क्योंकि जब एकदम उन्होंने एजुकेशन वो शिक्षिका बनी और उन्होंने लड़कियों के लिए एजुकेशन शुरू की, तो उस समय तक तो पता ही नहीं था कि पढ़ाना क्या है, उनको क्या बताया जाना है, सिलेबस क्या है ना। तो उन्होंने अपने आप इसको क्रिएट किया कि कैसे उनको ये समझाया जाए कि जो अब नया बदला हुआ जो समय है, उस समय में जो विद्या है, जो एजुकेशन है, वो कितनी जरूरी है। निश्चित रूप से ये हार्ड वर्क है, मतलब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि होता यही है दीपिका, जो तुमने कहा ना कि एक समाज जो है जब वो लंबे समय तक, है ना, उसके सामने से उसका भविष्य की राह जो है वो मिट जाती है, खत्म हो जाती है ना, तो उसकी बुद्धि भी, मतलब उसका वो सोचना समझना भी छोड़ देता है। वह पशुवत जीवन जैसे होता है ना, जीने की वाली बात, कि जिसमें खा लिया और बस हो गए। और जैसे आप बहुत जब जिसे भिक्षावृत्ति कहते हैं ना, कि भिखारी आपको दिल्ली में, पूरे देश भर में, और विशेष रूप से जो आपके मंदिर और इस तरह के जो पूजा स्थल है, उनके बाहर आपको इतने ज्यादा दिखेंगे, है ना। और आप ये देखेंगे कि बहुत बार तो ये एक पूरा का पूरा व्यवसाय है कि क्योंकि आपकी जो अगर देखा जाए तो मनुष्य जो है एक जानवर की तरह है, उसकी क्या नीड है, उसकी नीड क्या है, सोना, खाना, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो अगर उसको सिर्फ उसी लेवल तक रहना है तो उसको ज्यादा जरूरत है ही नहीं, आप उसकी जरूरत पूरी कर देते हैं, वो फिर आगे निकलने की कोशिश ही नहीं करता। लेकिन जब आपको ये पता चले कि आपके ही समाज के जो लोग हैं वो इतिहास में इतना नाम कर चुके हैं, है ना, वो इतिहास में उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो उनको भी अंदर से इंस्पिरेशन आएगी। आप लगातार किसी को उसके इतिहास के बारे में सारी नेगेटिव चीजें बताते हुए और ये सोचें कि उसके भीतर पॉजिटिविटी आए, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको किसी समाज को, किसी वर्ग विशेष को, उसके समाज में जो अच्छी चीजें, जो क्रिएटिव चीजें, जो पॉजिटिव चीजें, जो पॉजिटिव आइकन्स, जैसे हम सावित्रीबाई फुले को याद कर रहे हैं, है ना, उनके बारे में जब ये बताया जाएगा तो उनके भीतर से जो एक वो जो टैबू बन गया ना कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमसे कुछ हो ही नहीं सकता, वो टैबू उनके भीतर से निकल जाता है। तो काम तो मुश्किल है निश्चित रूप से, और हम जनरलाइज नहीं कर सकते। कई बार क्या है, हमारी खुद की मंशा, अगर हम चाहते हैं कि हमें ये काम करना है तो इफ एंड बट्स कुछ भी हो हमें करना है। हम ऐसा नहीं कहते देखो हम तो इतनी कोशिश की थी, ये लोग तो पढ़ने के लिए ही नहीं तैयार है, तो अब हम अब बैठ गए, अब हमने कोशिश करनी बंद कर दी। नहीं, हमें नहीं थकना है ना। ऐसी रुकावटें आएंगी, ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे कि जिसमें आप कोशिश करेंगे और वो पलटकर वहां से रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन
तभी रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा, जब आप लगातार लगे रहेंगे। ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ, बहुत बहुत एग्जैक्टली तो इसका कुछ आंसर नहीं हो सकता बेटा, तो मैं यही कह सकती हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। जी, मेरा प्रश्न ये था कि आपने जैसे कहा था कि जो बहुजन साहित्य है उसे हम बहुत सालों से मछूता रह चुके हैं, तो अगर हम बात करें कि आज़ादी के बाद भी हम देखते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जीवन तकनीकी माध्यम आने के बाद भी हम उन जो बहुजन या फिर दलित साहित्य हम या फिर आदिवासी साहित्य कहे तो उनसे हम अछूता रह चुके हैं, और इन चीजों को जानने में भी हमें बहुत साल लगे। तो आप ये सब जो चीज हो चुका है, तो इन सब का कारण क्या मानते हैं, फिर आप इसके कारण क्या बता सकते हैं हम? देखो बेटा, ये हालांकि बात तो रिपीट ही होगी, लेकिन मैंने कहा ना कि कई बार होता है ना कि एक काम के होने का एक प्रक्रिया भी होती है, एक प्रोसेस भी होता है ना। उस कोई भी काम बिल्कुल 100% परफेक्टली हो जाएगा स्टार्टिंग में ही, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है ना? तो देश का के आजाद होने के बाद हमने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया, कुछ कमियां रह गई निश्चित रूप से, हमारे साहित्य में, हमारे इतिहास में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें हुई, बहुत सारी दिक्कतें आई। उस समय कैसे हमारा पूरा का पूरा सिस्टम सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल सिस्टम बनता चला जा रहा था और से और फिक्स होता चला जा रहा था, हम उसको उस समय नहीं समझ पाए, है ना। धीरे धीरे जब उसके उसके परिणाम या उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आने लगे और हमने वो बाइनरी एक पूरा सिनेरियो देखा, पूरे समाज का जो जिस तरह से एक तरह का पोलराइजेशन जो हो गया, तो तब हमारी समझ में ये आया कि हाँ, ये सब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। लेकिन अब जो इतिहास में हो चुका, उसको बदलने के लिए आज से हमें मेहनत करनी पड़ेगी, आज से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। हम उस में जो इतिहास में जाकर वापस जाकर तो हम नहीं सुधार सकते, सुधारेंगे तो हम आज से सुधारेंगे, आज से कोशिश करेंगे तो चीजें वहां पर जाकर बदलेंगी। ठीक है? Is there anyone has to ask any questions, please? मैम, मैं वीरेंद्र बात कर रहा हूँ, वीरेंद्र शर्मा बात कर रहा हूँ। मैम, मुझे जी। लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे जनरल कैटेगरी के जो लिटरेचर हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि मैंने जहां तक साहित्य पढ़ा है, तो या तो बहुत ज्यादा डीप उनके बारे में लिखेंगे, जैसे काल्पनिक या जो भी कह लेंगे। रामायण की अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ जाए स्टोरी, तो राम जी जाते हैं और सबरी की जूठी बैर खाते हैं। तो यहाँ पे मुझे तो लगता है कि हालांकि बहुत सारे लोग इसको सही मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना भी नहीं होना चाहिए कि जूठा खा लो और ये दर्शाने की कोशिश करो कि हाँ जी, हम जो है इतने मतलब एक उदार व्यवहार के व्यक्ति हैं कि उसको जो है बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, सोसाइटी को वैल्यू दे रहे हैं बराबर की। और दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि जब मैंने एक बुक पढ़ा था, वेटिंग फॉर अ वीजा, अम्बेडकर की, तो वहां पे उनको स्कॉलरशिप मिलने के बावजूद, वहां के जो बड़ौदा के रियासत के शासक हुआ करते थे उस समय, जो रूल कर रहे थे, तो उन्होंने स्कॉलरशिप उनको दिया था। उसके बावजूद भी जब वहां पे वो पीसीएस बन के आए उनके यहाँ नौकरी करने के लिए, तो भी उनको मतलब घड़े से पानी दूर कोई पिलाने आता था घड़े से निकाल करके। इन सब के बावजूद, और अभी भी हम देखें तो ये सब चीजें, मतलब इस पे कोई लिखता भी है तो बहुत ज्यादा जाएगा, और फिर वो कहीं ना कहीं इस बात को शर्म लिहाज महसूस करता है मैम, कि लिखेंगे तो मतलब हमारे कैटेगरी के लोग क्या कहेंगे, जनरल कैटेगरी के लोग, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी भी एनसीईआरटी हो या भी कोई भी जो बुक होती है, तो ज्यादातर स्वर्ण जाति के ही लोग लिख रहे हैं, उस बुक को प्रकाशित करने का काम वही लोग ज्यादातर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि विवादित बयान भी हो सकता है मेरा, लेकिन मेरा मानना ऐसा है। तो इसलिए अभी भी ये चीजें अवेयरनेस तो आ रही है, धीरे धीरे आ ही रही है, लेकिन जितनी आनी चाहिए इस पे और काम होना चाहिए मैम। क्या मतलब इस पे आपको क्या लगता है कि मैं सही सोच रहा हूँ, या मुझे करेक्ट करिए? मुझे ना नाम भूल गया तुम्हारा, मैंने सुना तो था। एक बार नाम बताएंगे, क्योंकि मैं आपको आपके नाम से संबोधित मैं करके अपनी वीरेंद्र बात शर्मा कहूँ। बात कर रहा हूँ।
हाँ वीरेंद्र, देखो ऐसा है, तुमने जो बात कही ना, बाद वाली बात, वो तो बिल्कुल सही है ना, कि निश्चित रूप से हमारे सिलेबस वगैरह, क्योंकि बात बार बार रिपीट हो रही है, क्या उन पर फिर से क्या जाया जाए, कि ये तो हुआ है। लेकिन आप मैं एक बात जरूर ये कहना चाहूंगी कि बहुत बार होता है कि एक तो हम ये सोचें कि ये क्या जानबूझकर हुआ है या ये अनायास हुआ है ना। बेनिफिट ऑफ डाउट जिसे कहते हैं ना, वो हमें दूसरों को देना चाहिए, है ना। हमेशा हर चीज को इस रूप में देखना कि वो साजिश होगी, वो षड्यंत्र के रूप में ऐसा किया गया होगा, मेरे ख्याल से ये नेगेटिव थिंकिंग है, ये नेगेटिव तरह से सोचना है। निश्चित रूप से जब हमारे देश में इतिहास लिखा जा रहा था आजादी के बाद या उस समय से ही, और सिलेबस बन रहे थे, तो कुछ जाति विशेषों का वर्चस्व, अभी तुम एनसीईआरटी की किताब की बात जब कर रहे थे, तो बाकायदा कोई रिसर्च वर्क कर सकता है इस पर, किया भी जाना चाहिए, है ना। तो इससे ये पता तो चलता है कि हाँ कुछ का वर्चस्व था। लेकिन अब इस बात को समझो ऐसे, असल में क्या है कि समाज जो है एक ऐसी चीज है जिसको जब हम बोलते हैं समाज, तो उस समाज में के सदस्य हम कैसे बनते हैं। हम परिवार के सदस्य पहले होते हैं, फिर अपने जो हमारा ग्रुप, जो परिवार के बाहर की जो थोड़ी बड़ी इकाई है, हमारा आस पड़ोस, हमारा जो रिश्तेदार, नातेदार इत्यादि इत्यादि हैं, उनसे हम एसोसिएट होते हैं। तो कोई भी जो व्यक्ति है, उसकी जो पहुंच है, उसकी जो सोच है, उसकी जो समझ है, वो इससे तय होती है कि वह किस समाज में पैदा हुआ है, वो कहाँ रहा है, कहाँ पला बड़ा है ना। तो उसको भी, जैसे अभी अभी जो मैं बात आप लोगों को कह रही थी ना, कि अलग अलग डिसिप्लिन में जब हम पढ़ते हैं, तो हमें दूसरे डिसिप्लिन में क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, बियॉन्ड द हमारा जो सिलेबस है, उसको जाने की जरूरत है। ऐसे ही हमें जब भी हम इस तरह का कोई काम करते हैं, तो हमें हमारी सोच में, हमारी समझ में, हमारी दृष्टि को, हमारे विजन को ज्यादा विस्तृत और व्यापक करने की जरूरत होती है ना। तो ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है कि ऐसा हुआ है कि कुछ ही वर्गों ने, जातियों ने वो डॉक्यूमेंटेशन करने का काम किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, उन्होंने जानबूझकर साजिश के तौर पर ऐसा किया, ऐसा हम ना माने तो अच्छा है ना। हम, उन्होंने एक काम किया, अब हमें उसे सुधारने की, उसमें सुधार लाने की, उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की, उसमें तमाम अन्य जो वर्ग, तबके, जातियां, जनजातियां, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो रोल है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो भूमिका है, उसको लिखने की, शामिल करने की जरूरत है ना। क्योंकि देश सबका है और सब उसको रिप्रेजेंट करें, अच्छा है, इसीलिए तो डेमोक्रेसी है ना। अब बात हुई, एक तो बात हुई ये, दूसरा तुमने ये पूछा था कि मैम वो जो कल्पित करके लिख दिया जाता है रामायण की या रामचरितमानस की, जो तुमने बात की कि राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। देखो, एक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति का जो भी आचरण है, वो मतलब आप ये यहाँ पर हम ये सोचें कि भैया ये तो गलत दिखाया गया, आप अपनी बात में बिल्कुल सही हैं कि अगर आप उसे गलत समझते हैं तो आप उसे कहें, आप उस पर लिखें, है ना, कि भाई आपको ये आचरण ठीक नहीं लगा। लेकिन कोई लिखे ही नहीं, उसने ऐसा क्यों लिखा, उसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हम कहते ना कि जो एक आजादी है अपनी बात को कहने की, अपनी बात को लिखने की, अपने जो भी मत और जो दृष्टि आपकी है उसे बताने की, तो उसको उनको भी पूरी आजादी है अपनी दृष्टि को, अपने मत को, अपनी बात को कहने की। हमें भी पूरी आजादी है, दूसरों को भी पूरी आजादी है कि आप उनके मत से सहमत हो या नहीं हो, आप उसको तर्क पूर्वक लिख कर उसकी आलोचना करें और कहें कि नहीं, आप इस तरह के आचरण का समर्थन नहीं करते। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनको, वो जिस तरह से सोचते हैं, समझते हैं, वो उस तरह से लिखने का उनको छूट नहीं होनी चाहिए, नहीं, ठीक है ना। मतलब कि एक्चुअली समाज, जैसे देश जो है, जितना शूद्रों, अतिशूद्रों और जो तमाम जिनकी हम बातें कर रहे हैं उनका है, उतना ही उन दूसरों का भी है। हमें बाइनरी थिंकिंग से बचना है, हमें वो पोलराइजेशन, वो उस तरह का सिनेरियो नहीं बनाना है, ठीक है। वीरेंद्र, मेरी बात कुछ समझ में आई? जी मैम, मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूँ मैम। मेरा मतलब ये था कि जैसे अभी भी उन्होंने
अभी भी है ना कि कुछ लोग अगर अपना आचरण दिखाते हैं तो जाकर के एक दलित के घर में खाना खा रहे हैं। तो ये ना होकर के मैम मुझे लगता है कि एक इंक्लूसिव जो होता है ना, सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाया जाए तो वो बेहतर है, ना कि किसी का जूठा खा के किसी के घर में खाना खा लिया और सोसाइटी में आके अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे। लेकिन वही है ना कि वो रामचरितमानस में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम कुछ चीजों को बड़ा पब्लिक कर देते हैं। वो एक ग्रंथ है, एक रचना है, आप उसको रचना के तौर पर पढ़िए। उसको भगवान राम की कहानी है ऐसा सोचकर पढ़ेंगे तो गड़बड़ होगी। Also, like Asta point out, can you share some reference or writings about जो अच्छा, हाँ Savitri हाँ। बाई फुले? Like अभी तो मैंने अंशा बोल रही है ना, अंशा देखो अभी तो हाँ, मैंने ये किताब हाँ, जो तुम्हें बताई थी ना, तो अभी तो यही है। एक दो और ट्रांसलेशन है जो हाँ, अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, लेकिन तुम ये मुझसे ले सकती हो और ये तो कहीं भी मिलेगी। मैं तुम्हें इसके पब्लिशर का नाम बता दूंगी। इसमें मतलब हाँ, मैंने जो कुछ चीजें नोट बताई तो सभी, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था और हाँ. मुझे ये था कि हाँ उतने टाइम में एक सिर्फ टॉक है तो हम अपनी बात खत्म करें। तो और बहुत सारी Okay. चीजें हैं जो हम इसमें देख सकते हैं। You can तो send me in WhatsApp. I'll contact you then. हाँ Like हाँ, also then we can share with the members. हाँ हाँ। Okay. I think there is no more questions. Can we sum up the session then? मैम There was one girl who raised her hand, I guess. Okay. Hiba, I guess Hiba was Hiba. that. Hiba. You can ask question now. Is she around? There is one hand raised by Stuti Saraswat also. So meanwhile, when Hiba is not there, Stuti can ask. Yeah. यस मैम। तो मैम क्या हम आज भी ये मान सकते हैं कि दलित समाज के पीछे होने का कारण कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद है? बहुत मतलब हेलो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ऐसा मतलब वो कहते हैं ना कि यस और नो में आंसर देने जैसी वाली बात। तो बिल्कुल है इसमें। लेकिन इस बात को कहते हुए मैं आपको एक बहुत क्लियर समझाने की कोशिश करूंगी कि ब्राह्मणवाद को ब्राह्मण जाति से कनेक्ट मत कीजिए। वह एक तरह की सोच है, एक तरह की समझ है, एक तरह से चीजों को देखने की दृष्टि है, और वो दृष्टि किसी में भी हो सकती है। बहुत बार वो दलितों में भी पाई जाती है। बस ये मैं एक चेंज करना चाहूंगी। ओके मैम। Is Hiba in the meeting still? She is here, but I think that was a mistake or something. She is not asking question. All right. Then you can proceed. Rucha will sum up the session. Rucha, you can. Hello everyone. Okay. Am I audible? हाँ हाँ। महोदया, इस कार्यक्रम हेतु अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए मैं इस अवसर पर आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने मॉडरेटर मधु मैम को उनकी उपस्थिति के लिए और कार्यक्रम के समन्वय और आयोजन के लिए कोर सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ। धैर्यवान दर्शकों के बिना कार्यक्रम संभव नहीं हो सकता था। मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है कि मैडम के शब्द छात्राओं को भेदभाव की राजनीति को समझाने में मदद करने में काफी मददगार होंगे। सावित्रीबाई फूले और उनके साहित्य के महत्व को हमें समझाने के लिए आपके आभार। मैं एक बार फिर सभी को उनकी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रजनी, आप आए और छात्रों को संबोधित किया। ये बहुत ही आवश्यक, मैं समझती हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
टॉपिक था जिस पर काफी लंबे समय से मैं चाह रही थी कि कोई बात करे, और कुछ समय नहीं बन पा रहा था। अन्य इशू भी बीच बीच में आ जाते थे जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया। बट डेफिनेटली ये बहुत ही इंस्पायरिंग और ऐसा इशू था जिस पर स्टूडेंट्स ने काफी इंटरेस्ट भी शो किया, जो कि बहुत ज्यादा मुझे लगता है पॉजिटिव चीज है। और अगर जैसा कि आपने कहा कि आप शेयर कर देंगी पढ़ने की जो भी सामग्री है इनके लिए, तो उनको और आसानी होगी। मैं खुद भी इस किताब को पढ़ना चाहूंगी। और आपके आने का शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। चलो अभी मैं सभी सदस्यों से चाहती हूँ कि जो भी यहाँ है मीटिंग में, अगर वो थोड़ा सा कैमरा ऑन करते तो हम एक फोटो ले सकते हैं, जो बाद में नैक वगैरह जैसी चीजों के लिए काम आती है। तो ये हमारे बिल्कुल, ऊपर बिल्कुल। हमेशा बोझ रहता है कि आपने फोटो नहीं दिया। तो अगर स्टूडेंट्स जो है यहाँ हैं और अगर अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑन कर लें, तो अंशा जो है कुछ फोटोग्राफ ले लेगी। तो जो Yeah, भी लोग- everyone please turn on their camera so हाँ that we प्लीज can थोड़ा take सा कर some. दीजिए कैमरा। I think Rucha is taking, right? Okay. 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 Taken. Thank Thank you you so everyone. much, Rajni. Okay, ma'am. Thank you thank so you. much. थैंक यू सो मच। मुझे you. भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you all. थैंक यू टीम। Yeah. Thank you, ma'am. थैंक यू। Yeah. I'm ending the meeting now. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you. Thank you, ma'am.